So, good evening, everyone. It's me, Puneet Singhal, in your not conceptual regular classes. This is our first class for hematology, as you titled again. लास्ट क्लास में मैंने जैसे डिस्कस करके बताया था आपको कि हम कैसे कंसेप्चुअल क्लासेस शुरू करने वाले हैं. तो डेफिनेटली अभी हम जो शुरुआत कर रहे होंगे वो हेमाटोलॉजी से शुरू करेंगे. ओके, ग्रेट. हेमाटोलॉजी का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसके बहुत सारे टॉपिक हैं और ये बहुत अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं. तो हमने बेसिकली इसको एक जगह कंसाइज किया और कंसाइज करके इनको एक एक करके हम डिस्कस करना चालू करेंगे. बहुत सिंपल है. अभी हम टाइप सेव करने के लिए क्या करने वाले हैं, सिंपली थोड़े बहुत टाइम तक अभी जो मेरे पास पहले से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स है, ये मैंने डिजिटली लिखे हुए थे, उन्हीं हैंड रिटन नोट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे ताकि इन क्लासेस के अंदर जो हम टाइम सेव कर पाएँ. इज़ दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हेमाटोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं इन दिस सिनेरियो, तो व्हाट इज़ हेमाटोलॉजी नाउ, व्हाट इज़ ब्लड एंड ऑल. सो जस्ट इमेजिन विथ ए केस. अगेन, केस से बेटर और क्या हो सकता है हमारे लिए लर्निंग करने के लिए. तो जस्ट इमेजिन कि एक कोई मेल या फीमेल है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल बिकॉज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं एंड हिंदुस्तान की आबादी में भाई 60% ऑफ द फीमेल्स आर एनीमिक. नाउ व्हाट इज़ एनीमिया एंड ऑल दीज थिंग्स, वो हम डिस्कस करेंगे. जस्ट इमेजिन करके चलिए कि एक फ़ीमेल है, हॉस्पिटल में आती है, ओपीडी में आके दिखाती है, डॉक्टर को शिकायत करती है. उसकी एज ज़्यादा नहीं है, उसकी एज लाइक 32 ईयर और या फिर 28 ईयर ओल्ड फीमेल है. वो डॉक्टर को ओपीडी में दिखाती, बोलती कुछ कंप्लेंट्स जो है उसकी है. कंप्लेंट्स क्या है कि भाई कि मेरे को जो है थकान रहती है या फिर काम करने में ज़्यादा जल्दी जो है थक जा रही हूँ, कोई हैवी वर्क वो नहीं कर पा रही है. उसके डॉक्टर ने उसको चेक किया. चेक करने पे उसकी स्किन जो है बड़ी पैलार सी जो है, बड़ी फीकी फीकी सी जो है स्किन उसकी दिखाई दे रही है. ओके, उसके नेल्स चेक किए तो नेल्स में भी अलग टाइप की डिफॉर्मिटी, वो क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड ऑल ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन करके डॉक्टर ने सोचा कि चलो ठीक है, इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं. ओके, वहीं पर नर्स ने या फिर जो भी टेक्नीशियन है उसने ब्लड सैंपल लिया और वो ब्लड सैंपल ले करके उन वैक्यूटेनर्स को लेबोरेटरी में भेजा. नाउ ब्लड सैंपलिंग इज़ एन और टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे. उस ब्लड सैंपलिंग को उन्होंने लैब में भेजा बायोकेमिस्ट्री के एग्जामिनेशन के लिए या फिर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए. उन्होंने ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट करके एक रिपोर्ट भेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड टेस्ट उन्होंने मांगा, दैट ब्लड टेस्ट वाज CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट. और उसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में डॉक्टर ने चेक करके बोला, अरे आपको तो हीमोग्लोबिन कम है. अब उसने पूछा कितना कम है. बोले कि आपको तो हीमोग्लोबिन 7.2 ग्राम पर DL है, सॉरी 7.2 मिलीग्राम पर DL है. ओके, सी सेड कि नॉर्मल कितना होता है. बिकॉज ऑफ हम कैसे पता लगाएंगे कोई चीज़ कम है या ज़्यादा. तो उसने नॉर्मल वैल्यू पूछी. तो उसने पूछा कि भाई आप फीमेल हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका हेमोग्लोबिन अभी तो 12 से ऊपर होना चाहिए, 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए. अगर आप प्रेग्नेंट होते तो 11 होता तो चल जाता. तो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ. नॉर्मल हेमोग्लोबिन का क्राइटेरिया है फीमेल्स में 12 ग्राम पर डेसीलीटर, प्रेग्नेंट फीमेल्स में 11 एंड मेल्स में 13 ग्राम पर डेसीलीटर. वेल दैट्स इट, ग्रेट. तो बोले कि हीमोग्लोबिन आपका तो कम है और इस हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपको जो डिजीज है उसका नाम है एनीमिया. तो वेन एवर बॉडी के अंदर या तो RBC या फिर हीमोग्लोबिन जब भी कम होगा उसे हम एनीमिया कह के रेफर कर रहे होंगे. तो उस फीमेल को एनीमिया, और वो जो सारे साइन सिम्टम है ये एनीमिया के साइन सिम्टम है. डॉक्टर पता करता है कि एनीमिया क्यों हुआ और उन सब डायग्नोसिस के बाद उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है. ट्रीटमेंट के बाद फीमेल को देता है. फीमेल फॉलोअप एंड ऑल सारी चीज़ें रूटीन समझाई जाती है और वो ठीक हो जाती है. दैट्स इट, दैट इज़ हेमाटोलॉजी एंड दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अबाउट हेमाटोलॉजी. Basically, we are studying about blood, the most important part of our body. और ब्लड की जब स्टडी की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज द हेमाटोलॉजी बिकॉज ऑफ ब्लड इज रेफर्स एज द हेमाटा एंड द लॉजी इज स्टडी. तो ब्लड की जब हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द हेमाटोलॉजी. दिस इज कॉल्ड एज द हेमाटोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ब्लड इज एन टिश्यू. जस्ट कोई फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड नहीं है, इट इज एन टिश्यू एंड दिस इज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ बॉडी के मल्टीपल पार्ट को जोड़ता है. तो दिस इज़ टिश्यू एंड दिस इज़ कनेक्टिव टिश्यू. बट रिमेंबर द थिंग कि ब्लड पतला है. अब आप सोचोगे यार ब्लड पतला है तो किसी टिश्यू कैसे हो सकता है. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी टिश्यू को बनाने के लिए आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एक सेल वाला पार्ट और दूसरा मैट्रिक्स. सेल तो लाइक बॉल है, उसके बीच में जो भरोगे दो सेल्स के बीच में, वो मैट्रिक्स होगा ना. अगर मैट्रिक्स सॉलिड होगा तो टिश्यू जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा. बट इन दिस सिनेरियो द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज़ लिक्विड. तो इसीलिए जो ब्लड है वो कैसा है, लिक्विड है.
ओके, सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि भाई ब्लड इज एन टिश्यू, बट इट इज़ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, नॉट एन ट्रू कनेक्टिव टिश्यू. वाई फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज इसकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, लिक्विड है. एंड द मैट्रिक्स ऑफ दिस ब्लड इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा. एंड द मैट्रिक्स, द पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज 55% इन ब्लड. लाइक अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें से 55 ml प्लाज्मा होगा. बाकी का बचा हुआ जो 45% पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड एज द ब्लड सेल्स, ऑल्सो नॉन एज फॉर्म्ड एलिमेंट. फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब जो इस ब्लड को बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो इस ब्लड को फॉर्म कर रहे हैं. तो फॉर्म्ड एलिमेंट और द ब्लड सेल्स वाला पार्ट 45%, द प्लाज्मा वाला पार्ट 55%. इस प्लाज्मा में 55% में 92% तो सिर्फ वाटर ही है मैन. इस वाटर के बाद में जो मेजर पार्ट आता है इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स है जो इसके अंदर घूमते रहते हैं. और 3 मेजर प्रोटीन्स आपने प्लाज्मा में सिंपल याद रखने हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड द फिब्रिनोजन, जो आगे हम डिस्कस करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले सेल्स वाले पार्ट के ऊपर आते हैं. यहाँ पर जो सेल्स है ब्लड के अंदर, जो सेल्स है वो 3 टाइप की सेल्स है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 टाइप की सेल्स है. और सेल के पीछे जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो साइट लगाते हैं. इन तीनों सेल के पीछे, इन तीनों नामे के पीछे साइट लगा. इट मीन्स ये तीनों क्या है, सेल्स है. अब इन तीनों सेल के कुछ फंक्शन है. इन ब्लड में जो सेल है, एक सेल बेसिकली रेड कलर की है. दैट्स वाई रेड को हम लैटिन में बोलते हैं एरिथ्रो, एंड दैट्स वाई दीज रेड सेल्स इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोसाइट. रेड है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड ब्लड सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड एज द आरबीसी इन शॉर्ट. बट आपने तो सेल्स बोला है, यहाँ पर कॉर्पिसल्स लिखा हुआ है. तो इसका कंसेप्ट है वो आगे हम डिस्कस करेंगे. इससे सेल्स नहीं बोल सकते. सेल्स बोलने के लिए आपके पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए साइटोप्लाज्म के साथ. आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. और अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो वो सेल नहीं है, वो जस्ट एक कॉर्पिसल है, कणिका है. तो आपने हमेशा लाल रक्त कणिका पढ़ा होगा, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बोलते हैं. बट हम बोल सकते हैं बिकॉज जब पहले जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसकी शुरुआती स्टेज में इसमें न्यूक्लियस होता है, बाद में न्यूक्लियस डिसअपियर होता है. तो वो कैसे होता है वो हम आगे एरिथ्रोजोपाइसिस पढ़ रहे होंगे, इसमें डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट सेल्स ब्लड में है, द मेजर पार्ट ऑफ ब्लड सेल्स, बिकॉज अब मैक्सिमम जो ब्लड सेल्स है 99% ब्लड सेल्स यही है, आरबीसी है. क्यों बोल रहे हैं रेड है, ब्लड की सेल्स है, एरिथ्रोसाइट कह सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर कलर. दूसरे टाइप की जो सेल्स है वो वाइट कलर की दिखाई देती है, थोड़ी सी वाइटिस नेचर होती है. वाइटिस कोई भी चीज़ अगर है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ल्यूको. तो वाइट सेल्स आर कॉल्ड द ल्यूकोसाइट. तो ऑल्सो कॉल्ड एज द वाइट ब्लड सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड एज इन शॉर्ट WBC. द फर्स्ट इज RBC, द सेकंड इज WBC. तीसरे टाइप की जो सेल्स है वो ब्लड में कभी भी ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई, चोट लगी तो ब्लड लीक होगा, और ब्लड लीक होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है. तो ब्लड लॉस को बचाने के लिए ब्लड को थक्का जमाना पड़ता है, ब्लड को रोकना पड़ता है. और ब्लड का जो थक्का जमता है दैट इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बस. तो एक टाइप की सेल्स थ्रोम्बस बनाती है, एंड दीज सेल्स इज कॉल्ड एज द ऑब्वियसली नाउ यू नो थ्रोम्बोसाइट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लेटेलेट्स. नॉर्मली ये वाले नाम पॉपुलर होते हैं इनके कि RBC, WBC, प्लेटेलेट. बट कभी कभार आपने ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने होते हैं. और याद रखने वाली बात इसमें कुछ दिख नहीं रही है मेरे को, जस्ट ये सिंपली इनके डेरिवेटिव्स है, कैसे ये नाम डिराइव हो पा रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ. नॉर्मली RBC के जब नंबर आप देखोगे ना तो 4.8 से 5.4 मिलियन पर mm3. लाइक ब्लड का अगर आप 1 mm3 हिस्सा लो, एक ब्लड 1 mm3 के हिस्से में ब्लड अगर आप लो तो उसमें जितनी RBC है उसका नंबर है. 1 मिलियन में 10 लाख होता है. इट मीन्स ऑलमोस्ट 48 से लेके 54 लाख. लमसम में 50 लाख ले लेता हूँ, तो 50 लाख RBC है 1 mm3 ब्लड में. दैट्स इट. डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले WBC का. WBCs आर वाइट ब्लड सेल्स. लेकिन WBC 2 टाइप की है. 2 तरह की कैटेगरी में हम WBC को डिवाइड करते हैं. जब हम WBC को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कुछ WBC के अंदर मेरे को दाने दिखाई देते हैं, और कुछ टाइप की WBC मेरे को दाने दिखाई नहीं देते. तो जिनमें दाने दिखाई दे रहे हैं, इट मीन जिनमें ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स. साइट मीन्स सेल. और जिसमें नहीं है वो ए ग्रेन्युलोसाइट. ए मतलब एब्सेंट, ग्रेन्युलो मतलब ग्रेन्यूल, साइट मतलब सेल. तो 2 टाइप की सेल्स मेरे पास है, या तो ग्रेन्युलोसाइट होगी या फिर वो ए ग्रेन्युलोसाइट होगी. अगर ग्रेन्युलोसाइट है तो उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे सेल में, और एक ग्रेन्युलोसाइट में ऑब्वियसली ए स्टैंड फॉर एब्सेंस. तो ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन सेल ऑब्वियसली. अब इनकी भी जब डिवीजन हम करते हैं तो टोटल 5 टाइप की WBC निकल के आती है. 3 टाइप की ग्रेन्युलोसाइट और 2 टाइप की एक ग्रेन्युलोसाइट. तो बेसिकली आप ना ऐसे याद रखो कि WBC 5 तरह की होती है, जिसमें से 3 ग्रेन्युलोसाइट है और 2 ए ग्रेन्युलोसाइट है. जो 2 ए ग्रेन्युलोसाइट है, एक जिसमें एक आती है लिम्फोसाइट और एक आती है मोनोसाइट. तो जिन भी के पीछे साइट लग रहा है वो दोनों ए ग्रेन्युलोसाइट वाली है, याद रखें.
लिम्फोसाइट एंड द मोनोसाइट। बाकी की जो बची वो 3 बची, बेसोफिल, एसिडोफिल एंड द न्यूट्रोफिल। नाउ व्हाट इज बेसोफिल, एसिडोफिल एंड द न्यूट्रोफिल, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, बहुत सिंपल कंसेप्ट। जब भी मेरे को माइक्रोस्कोप में अंडर मेरे को स्लाइड में मैंने ब्लड लिया और मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है, तो मेरे को सेल्स देखनी है, लेकिन सेल्स इतनी ईजिली दिख नहीं जाएगी, कलर नहीं है ना, तो बाहर से मेरे को कलर डालना पड़ेगा। और जब मैं कलर डालूंगा तो जो सेल जो कलर ले लेगी वो कलर मेरे को दिख जाएगा, वो सेल दिख जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि जो कलर, जो डाई मैं डाल रहा हूँ, डाई इज़ ऑल्सो कलर, जो डाई मैं डाल रहा हूँ उसकी कुछ नेचर होगी, या तो वो एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय होगा, या फिर वो क्षारीय नेचर यानी कि बेसिक एल्केलाइन नेचर का होगा। ओके, इमेजिन कि मैंने एसिडिक डाई डाली और इमेजिन कि मैंने एल्केलाइन डाई डाली। जब मैंने एसिडिक डाई डाली और एसिडिक डाई डालने से जो सेल कलरफुल हो गई, इसका मतलब क्या समझा कि उन सेल ने एसिडिक डाई को एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स उनको एसिडिक डाई पसंद है, लेकिन कुछ सेल को एसिडिक डाई पसंद नहीं आई। तो जिन सेल को एसिडिक डाई पसंद आई उन्हें बेसिकली उस एसिडिक डाई से ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि मोहब्बत है, लव है, एंड दैट लव इज कॉल्ड एज द फिल। सच एज यू से सिनेमा फिले, कि भाई मैं सिनेमा को बहुत प्यार करता हूँ, तो आई विल बी कॉल्ड एज द सिनेमा फिले एंड ऑल। तो दैट फिल इज बेसिकली कॉल्ड एज लव, एंड दीज सेल्स आर लवर ऑफ एसिड, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज द एसिडोफिल। तो जब हमने एसिडिक डाई डाला और जो सेल एसिडिक डाई से कलरफुल हो गए, दीज आर कॉल्ड एज द एसिडोफिल। तो हमने कौन सी एसिडिक डाई इसके अंदर यूज़ की? हम इसमें एसिडिक डाई यूज करते हैं ईओसिन। क्या यूज करते हैं? ईओसिन। तो बेसिकली इन सेल ने ईओसिन डाई को एक्सेप्ट किया, तो काफ़ी बार हम इन्हें ईओसिनोफिल भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? ईओसिनोफिल। बहुत बढ़िया। नाउ दूसरे टाइप की सेल जिन्होंने एल्केलाइन डाई को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने एल्केलाइन डाई को एक्सेप्ट किया, या फिर बेसिक डाई, एसिड बेसिक कह लो, तो एसिडोफिल हो गया ना। बेसिक डाई को जिन्होंने एक्सेप्ट किया, दीज आर कॉल्ड एज द बेसोफिल ऑब्वियसली। और जो दोनों डाई से हो जा रही है वो न्यूट्रल है, इट मीन्स दीज आर कॉल्ड एज द न्यूट्रोफिल। तो 3 नाम जो हमने दिए हैं बेसिकली कलर के बेसिस पे दिए कि कौन सा जो डाई है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सा कलर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिंपल। तो तीनों जो है ग्रेनुलोसाइट है, ये बाकी की 2 एग्रेनुलोसाइट है। लिम्फोसाइट ऑब्वियसली लिम्फ बनाती है ये सेल, इसलिए लिम्फोसाइट कहते हैं। और मोनोसाइट में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, मोनो मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है, दिस इज कॉल्ड द मोनोसाइट। ब्लड की हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, आगे चल के इनका WBC वगैरह का सब डिटेल डिस्कशन होगा, अभी जस्ट मैंने छोटी छोटी बातें की। ब्लड का जनरल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.05। ना व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब कोई भी चीज़ पानी की तुलना में कितनी भारी है। पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.0000, 4 अंकों तक हम देखते हैं। अगर किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0000 है, इट मीन्स वो पानी के बराबर है। लेकिन अगर किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0001 भी अगर है, मतलब 0.001 भी अगर ज़्यादा है, इट मीन्स वो पानी से ज़्यादा डेंस है। पानी से ज़्यादा डेंस होने का मतलब उसके अंदर कुछ मिला हुआ है। जैसे कि यूरिन में पानी है, डेफिनेटली यूरिन जो बॉडी से निकल रहा है उसमें पानी है, लेकिन पानी के साथ उसमें यूरिया भी है, उसमें और नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। और वहीं पर हम अगर उसे पानी से कंपेयर करें तो पानी की तुलना में वो ज़्यादा गाढ़ा होगा। कौन? यूरिन, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट मिले हुए हैं, लेकिन पानी में कुछ नहीं मिला हुआ। तो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.0000, बट यूरिन की 1.00 होगी क्या? नहीं होगी, उसकी होगी 1.0010, मतलब थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा। तो ब्लड तो पानी की तुलना में बहुत गाढ़ा है ना, तो उस केस में उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 1.05। 1.05 का मतलब क्या निकल के आता है कि द ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी इज हायर देन वाटर। ओके, व्हाट अबाउट रिएक्शन और ऑल्सो कॉल्ड द pH, द पावर ऑफ हाइड्रोजन, विच इज 7.35 to 7.45। जस्ट रट लो भाई इस डेटा को, तो आप कितना रट सकते हो। 7.35 to 7.45, 7.35 to 7.45 ये ब्लड का pH है। एंड दिस इज स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा सा, मतलब अगर आप pH स्केल देखोगे तो pH स्केल में बेसिक में 7 और 14 से शुरू होता है। ये जो है एल्कलाइन वाला पार्ट है और ये एसिडिक वाला पार्ट है। तो अगर आप 7 से 14 की, सॉरी आई जस्ट मेंशन इट रॉन्ग,
ये 0 है, ये 14 है, और अगर आप इसे 7 लो, ये वाला जो पार्ट है ये एसिड वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेस वाला पार्ट है। तो अगर आप 7 से 0 की तरफ जा रहे हो तो आप एसिडिटी बढ़ा रहे हो, और अगर आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हो तो आप एल्कलाइनिटी बढ़ा रहे हो। मतलब 7, 6, 5, 4, मतलब एसिडिटी बढ़ती जा रही है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 3 है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 2 है, इट मीन्स 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है। किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 8 है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 10 है, तो इसका मतलब 10 वाला ज़्यादा एल्कलाइन है। या फिर मैं ये कह दूँ कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 8 है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 10 है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन जिसका पीएच 8 है वो 10 की तुलना में ज़्यादा एसिडिक है। कंपैरेटिवली ज़रूरी नहीं कि 7 से पहले होगा तो ये एसिडिक है, रेफरेंस वैल्यू है। तो ब्लड का पीएच कितना है? 7.35, मतलब 7 से ज़्यादा। इट मीन दिस इज एल्कलाइन बट नॉट फुली एल्कलाइन, दिस इज स्लाइटली एल्कलाइन वैल्यू। नाउ व्हाट अबाउट विस्कोसिटी? बहने की क्षमता भाई बहुत गाढ़ा है, तो विस्कोसिटी इज़ 5 टाइम्स हायर देन द वाटर। पानी से 5 गुना ज़्यादा जो है स्लो बहेगा। पानी जितना इस रफ्तार से बहता है उतनी उसकी 5 गुना कम रफ्तार से ब्लड बहेगा। दैट्स इट। नाउ व्हाट अबाउट द अमाउंट? अमाउंट इज ऑब्वियसली बॉडी पे डिपेंड करेगा, बॉडी वेट कितना है, बॉडी फिजिक कितनी है, बॉडी की एज क्या है। बट हम ये जो डिस्कस करते हैं ये एडल्ट के लिए डिस्कस करते हैं, हेल्दी मेल के लिए डिस्कस करते हैं, विच इज़ द बॉडी वेट इज ऑब्वियसली 60 kg हम डिस्कस करके चलते हैं। तो उस बॉडी में 5 से 6 लीटर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, एंड दैट इज़ द 7% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। दिस इज सॉरी टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का कितना? 7% जो है आपकी बॉडी में ब्लड है। द ब्लड इज ऑल्सो नोन एज द फ्लूड ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ ये गैसेज ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, CO2, और ऑक्सीजन के बिना तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? CO2 की ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी तो हम मारे जाएंगे। तो गैसेज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द फ्लूड ऑफ लाइफ। बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूड ऑफ हेल्थ बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? WBC सर, दैट WBC का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। गैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम RBC का है। WBC जो है बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और फ्लूड ऑफ ग्रोथ भी इसे कहते हैं, बिकॉज ऑफ भाई ग्रोथ के लिए आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, और न्यूट्रिएंट जो है आपकी GIT से आ रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आ रहे हैं। तो आपकी जो गट है उस गट से न्यूट्रिएंट को ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए आपका ब्लड का प्लाज्मा ही तो काम कर रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लूड ऑफ ग्रोथ, फ्लूड ऑफ हेल्थ एंड द फ्लूड ऑफ लाइफ। याद रखने वाली बात नहीं है, जस्ट फिर भी समझने वाली बात तो है। कलर देखें तो कलर कोई रेड कलर है, आप यूनिवर्सल जानते हैं, बट डिपेंड करता है। कई बार कलर के बारे में बात आती है तो आर्टरी में जो है थोड़ा सा ज़्यादा रेड, ब्राइट रेड कलर होता है, स्कारलेट रेड जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आप वेन्स में चेक करोगे तो वेन्स में कलर ब्लैक नहीं हो जाता है ना, जैसे मूवीज़ में आप देख रहे होते हैं वो अभी भी रेड ही है, लेकिन वो थोड़ा सा डार्क रेड हो जाता है। ओके, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO में स्टैंड फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में इसका कलर जो है और ज़्यादा ब्राइट रेड हो जाता है, विच इज़ चेरी रेड, साइनी सा। ठीक है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन अगेन। तो आपने इसका अपने ब्राइट रेड याद रखना है और डार्क रेड याद रखना है। बीन्स में जो ब्लड है वो डार्क रेड है। ओके, ब्लड का और भी काम है कि यार बेसिक जो एसिड बेस बैलेंस है बॉडी के अंदर, जो पीएच जो है उसको बैलेंस करने का काम करता है। लाइक पीएच जो है ब्लड की उतनी ही रहनी चाहिए, खुद की पीएच खुद ही मेंटेन कर लेता है और बॉडी की पीएच तो मेंटेन करेगा। टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी के किसी पार्ट में टेम्परेचर अगर कम हो गया तो ब्लड तो उस जगह जा ही रहा है ना, तो ब्लड जा रहा है तो हीट अपने साथ लेके जाता है, और हीट अगर लेके जा रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तभी तो हम किसी एरिया में मान के चलो कि कोई पेशेंट है जिसकी कोई प्रोसीजर हुई और हम ICU में पेशेंट हमारे पास है और हम उसका जो है पैर चेक किए तो भाई पैर ठंडे हो रखे हैं उसके, लेकिन भाई ICU में तो AC चलता है तो पैर तो वैसे भी ठंडे होते हैं। नहीं, बात ये है कि उसका एक पैर ठंडा है, एक नॉर्मल है। एक पैर ठंडा है, एक नॉर्मल है, मतलब उसकी जो पैर ठंडा है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई नहीं है। तो हम टेम्परेचर वाला फंक्शन से हम बहुत सारी चीज़ असेस कर पा रहे हैं ना। तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। अगर कहीं पे वाटर कम है तो वहाँ पे वाटर प्रोवाइड कर देगा, कहीं पे वाटर ज़्यादा है तो वो ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और बॉडी से वेस्ट तो रिमूव करने का काम है ये, बिकॉज ऑफ सारा वेस्ट सेल्स का ब्लड में डालेंगे और ये ब्लड जो है किडनी की तरफ जाके अपना सारा फिल्टर आउट करके यूरिन में थ्रू बाहर निकाल देगा। दैट्स इट। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे ब्लड के बारे में ना। फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लाज्मा वाला पार्ट। मैंने बोला ना ब्लड के दो पार्ट है, फॉर्म्ड एलिमेंट इट मीन सेल्स वाला पार्ट, दूसरा प्लाज्मा वाला पार्ट। प्लाज्मा वाला पार्ट इज 55% जिसमें 92% तो वाटर ही है। ओके, तो पहले हम प्लाज्मा डिस्कस करेंगे, फिर एक एक करके सेल्स डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टारगेट सिंपल यही है कि हम केवल प्लाज्मा डिस्कस कर लें और हमारी क्लास खत्म हो जाए।
प्लाज्मा में कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं भाई, पानी अकेला नहीं होता, पानी तो 92% है, उसके अलावा 8% चीज़ें क्या है, तो यार न्यूट्रिएंट्स, जो भी आप प्रोटीन, फैट, कार्ब, विटामिन, मिनरल, जितने भी वेस्ट है सब वो ब्लड के अंदर ही घूमता रहता है, तो न्यूट्रिएंट है। कुछ वेस्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है, लाइक वॉट एवर इट इज़, लाइक इट इज़ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी है वो सब इसके अंदर ना। जितने भी हार्मोन्स आपकी ग्लैंड्स बना के छोड़ रही है वो सारे ब्लड के अंदर। एंडोक्राइन हार्मोन्स तो ऐसे ही जाते हैं ना भाई, दो तरह के हार्मोन्स है बॉडी में, दो तरह की ग्लैंड्स है, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन तो अपने सारे सीक्रेशन डक्ट से डाल देती जहाँ उन्हें पहुँचाना, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में बनता है, डक्ट से आ जाता है मुँह में। लेकिन थायराइड ग्लैंड अपना जो है हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, डक्ट से नहीं पहुँचाती ना, वो तो ब्लड में छोड़ते हैं, पिट्यूटरी। तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो डक्ट लेस है, तो वो सारे सीक्रेशन या सारे हार्मोन्स वो ब्लड में डालेंगे, तो सारे हार्मोन्स ब्लड में प्रेजेंट होंगे। गैसेज, ऑब्वियसली लंग्स से जो गैसेज आपके आ रही है ऑक्सीजन, वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। जो आपकी बॉडी ने यूज करके ऑक्सीजन को जो मेटाबॉलिज्म में CO2 बनाया, दैट CO2 विल गो आउट। और कैसे जाएगी, तो ऑब्वियसली तो गैसेज इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इलेक्ट्रोलाइट जितने भी, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनायन हो। कैटाइन मीन पॉजिटिव आयन, एनायन मीन नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन सच है जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। एनायन जितने भी नेगेटिव आयन्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि क्लोराइड हो गया या फिर बाइकार्बोनेट आयन हो गया, ठीक है, जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, या फिर फॉस्फेट भी हो सकता है, PO4-3, ये सारे के सारे एनाइंस होते हैं। ओके, दैट्स इट। ये तो सब बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन मैं मेजर पार्ट कहना चाह रहा हूँ कि यार इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपको ऑस्मोसिस समझना है तो। ओके, तो दीज प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज 6.8 to 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। बिकॉज फिक्स अमाउंट कुछ नहीं हो सकता ना, जब चीज़ें रेंज में होती है। पर ग्राम पर डेसीलीटर, व्हाट इज़ ग्राम? ग्राम तो ये वैल्यू है। ओके, डेसीलीटर स्टैंड फॉर, डेसीलीटर मीन स्टैंड फॉर 100 ml। द डेसी पार्ट ऑफ ए लीटर, डेसी मीन्स 1/10। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1/10 पार्ट कितना हो जाएगा, 100 ml। तो 100 ml में कितना प्रोटीन है, दिस इज ग्राम पर डेसीलीटर। ग्राम की वैल्यू बात कर रहे हैं। ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू इतना होता है। 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड द फिब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड द फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन के बारे में अभी हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हमारे पास डिस्कशन है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का। इस प्रोटीन में मैक्सिमम जो प्रोटीन है वो एल्बुमिन है, 60% एल्बुमिन है। बाकी का बचा हुआ 35% ग्लोबुलिन, और बाकी का बचा हुआ सारा फिब्रिनोजन और भी कोई प्रोटीन होंगे तो होंगे। ये प्रोटीन प्लाज्मा के हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द प्लाज्मा प्रोटीन्स। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड द फिब्रिनोजन। इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, एल्बुमिन। तो मैक्सिमम इन अमाउंट इज एल्बुमिन। कितना हो गया, 60%, ऑब्वियसली 5.5 से लेके 6 ग्राम पर डेसीलीटर। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको, या फिर कैलकुलेट करके निकालो जैसे आपको ठीक लगे। या फिर जो ग्लोबुलिन है वो कितना, 2.8 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये ग्लोबुलिन की वैल्यू है। जस्ट परसेंट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर पाते हैं तो कोई इश्यू नहीं। एल्बुमिन का डिस्कशन मैंने साइड में लिखा हो। क्या फंक्शन है भाई, ऑब्वियसली कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। क्या करता है, कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द ऑनकोटिक प्रेशर, बड़ी खिचड़ी सी इन केसेस के अंदर आ जाती है। ओके, चेहरा दिखा के चीज़ें समझाता हूँ, सिंपली है यार, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपके पास पानी है और आपके पास चीनी है। आपने पानी और चीनी को एक साथ मिलाया तो चाशनी बनी, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को अलग अलग नाम देंगे। जो पानी था दैट इज़ कॉल्ड एज द सॉल्वेंट, दैट शुगर इज़ कॉल्ड एज द सॉल्यूट। बिले और बिलायक हिंदी में आपने पढ़े होंगे। द सॉल्वेंट इज़ वाटर, द अमाउंट जिसका ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसमें घुला जाता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो घुला जाता है वो सॉल्यूट होता है। तो मैंने शुगर, इट मीन सॉल्यूट को वाटर यानी कि सॉल्वेंट में जब डाला तो सॉल्यूशन बना, दैट सॉल्यूशन इज शुगर का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, ग्रेट, उससे बनता है कोई भी सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट होगा और कितना सॉल्यूट होगा, उनका दोनों का प्रपोर्शन, उन दोनों की मात्रा डिसाइड करती है कि वो सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेट, कितना गाढ़ा या फिर कितना पतला होगा। अगर मैं 100 ml पानी में 10 ग्राम चीनी डालूँ तो इसकी कंसंट्रेशन अपनी होगी, और वहीं मैं 100 ml पानी में 20 ग्राम चीनी डालूँ तो इसकी कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की तुलना में ज़्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन कैसे डिसाइड हुई, बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर मैं इस कहानी को ऐसे बदल दूं कि मैंने 100 ml पानी में 10 ग्राम चीनी डाली, ठीक है,
और मैंने 50 ml पानी में 10 ग्राम चीनी डाली, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेम, सॉल्यूट का अमाउंट मैंने अभी भी सेम रखा, बट सॉल्वेंट का अमाउंट मैंने आधा कर दिया। तो बात तो वही समझ में आ गई ना। अभी भी सेकंड वाले सॉल्यूशन के मतलब 50 ml में 10 ग्राम चीनी ज़्यादा है ना, कंसंट्रेशन अभी भी ज़्यादा है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रपोर्शन कितना है वो डिसाइड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी। बॉडी में सारा खेल ही इस चीज़ का है। बॉडी में सारे फ्लूइड की अपनी अपनी कंसंट्रेशन है, और ये सारे के सारे फ्लूइड जो है मेम्ब्रेन से डिवाइडेड रहते हैं। लाइक यार सेल के अंदर का जो फ्लूइड है और सेल के बाहर का जो फ्लूइड है वो सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट है ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो अलग फ्लूइड है। ओके, यहीं पर इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि ये फ्लूइड इधर से उधर शिफ्ट हो सकते हैं, और ये फ्लूइड शिफ्ट जब होंगे जब कोई प्रेशर काम करेगा, एंड दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है कौन? किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट। कैसे? समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना, 5 मिनट के अंदर चीज़ें समझ वर्क करेगी। 100 ml पानी में 10 ग्राम चीनी, और यहीं पर 100 ml पानी में 20 ग्राम चीनी। तो 20 ग्राम चीनी वाले पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। और इन दोनों सॉल्यूशन को अगर मैं एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दूँ, जो है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, याद रखना SPM, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से मैं अगर इनको सेपरेट कर दूँ, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी? जिसमें 20 ग्राम चीनी। कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, वो पानी खींच लेगा किधर से? जिसकी कंसंट्रेशन कम है, बात खत्म। तो मतलब जिस पानी में 10 ग्राम चीनी है वहाँ से पानी निकल के कहाँ चला जाएगा? 20 ग्राम चीनी वाले में। तो 20 ग्राम चीनी वाले में पानी बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन गिरेगी, और इधर जब पानी कम होगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लॉजिक लगा के सोच लो। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। दैट्स इट, दिस इज इक्विलिब्रियम। नेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, सब चीज़ बराबरी में रखती है, और यही बराबरी में रखने के लिए जो प्रेशर है, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिसाइड कौन करता है? सॉल्यूट। ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है? डेफिनेटली होता है। ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? भाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए। आपके पास सोडियम है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो सारे ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेंगे। मैंने बोला ना, ग्लूकोज है, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा। लेकिन कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के प्रोटीन भी जनरेट करते हैं, क्योंकि है तो सॉल्यूट ही ना, ब्लड में ही तो घुले हुए हैं। प्रोटीन्स की नेचर होती है कॉलॉइड नेचर। कैसी नेचर होती है? कॉलॉइड। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलॉइड ने मेंटेन किया, दैट इज कॉल्ड एज द कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज कॉल्ड एज द कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसे कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ना बोल के मैं सिंपली अगर ऑनकोटिक प्रेशर बोल दूँ, ONCOTIC, ऑनकोटिक, दिस इज नॉट ऑस्मोटिक, दिस इज ऑनकोटिक प्रेशर। तो ऑनकोटिक बोल लो या फिर कॉलॉइडल ऑस्मोटिक बोल लो, एक ही बात है। ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक अलग है। ऑनकोटिक अगर बोल रहे हो तो वो प्रोटीन का है। प्रोटीन कौन सा? प्लाज्मा प्रोटीन का। तो एल्बुमिन का मेजर काम तो यही है कि कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करना। इसका एक सिंपल एग्जांपल केस सिनेरियो समझाता हूँ मैं। एक पेशेंट है, पीडी के अंदर भर्ती हुआ, और भर्ती के बाद उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग वगैरह आ रखी है। स्वेलिंग आ रखी है तो डॉक्टर ने फटाफट से उसको नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी वाले के पास भेज दिया। अब किडनी वाले के पास क्यों भेज दिया यार? बॉडी में स्वेलिंग है, प्रॉब्लम ये कि यार उसको किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में डैमेज है उसकी, में किडनी में इन्फेक्शन है, वॉट एवर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। किडनी में डैमेज, और किडनी में डैमेज की वजह से नॉर्मली जब यूरिन किडनी से छनता है तो उसमें प्रोटीन नहीं जाता, ब्लड का प्रोटीन नहीं छनता, लेकिन इस केस में छन रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। ये प्रोटीन कहाँ का है? ये ब्लड का प्रोटीन है। सो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन यूरिया, बिकॉज जब यूरिन में ब्लड है तो दिस इज कॉल्ड, सब प्रोटीन में, यूरिन में प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन यूरिया। तो इस वजह से ब्लड का प्रोटीन तो कम होगा ना, और अगर ब्लड का प्रोटीन कम हुआ तो ब्लड के एल्बुमिन का काम क्या है? पहला काम तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। किसके कंपैरिजन में? ब्लड के बाहर वाले, यानी ब्लड के बाहर कौन है? टिश्यू, सेल। तो अब आप ऐसे समझो कि सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। यही तो होता है। क्या समझे? सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस नहीं आया था, लेकिन कंपैरिजन अपने आप हो गया ना कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो कंपैरिजन में सेल का ऑस्मोटिक ज़्यादा हो गया। और फ्लूइड कहाँ से कहाँ जाता है?
कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो वाटर ब्लड वेसल से निकल के कहाँ जाएगा, टिश्यू में, और टिश्यू में जाएगा तो भरेगा, टिश्यू का साइज बढ़ेगा, स्वेलिंग, दिस इज सिंपली एडिमा। स्वेलिंग हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर, जहाँ भी, पूरी बॉडी में नहीं, स्टार्टिंग में भाई सॉफ्ट टिश्यू सच एज अंडर आइज, दिस इज ऑब्वियसली कॉल्ड पेरी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कैविटी के चारों तरफ होगा, पेरीफेरी पे होगा, कॉल्ड एज द पेरी ऑर्बिटल एडिमा। फुट में आ जाएगा, पेडल एडिमा हो जाएगा एंड ऑल, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में बढ़ने लगेगा। एंड ऑफ द डे इट विल बिकम एज एनासार्का, एनासार्का मीन्स पूरी होल बॉडी स्वेलिंग, होल बॉडी एडिमा। ओके, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। ऑस्मोसिस इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बाय द semi permeable membrane is called as the osmosis. That is simply so. The first thing that your albumin is doing is maintaining that colloidal osmotic pressure. अगर colloidal osmotic pressure गिरा तो यार कितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो आप अभी आई थिंक सोच पा रहे हैं। फर्स्ट थिंग, नॉर्मल colloidal osmotic pressure कितना आता है, 25 mm of Hg, कितना, 25 mm of Hg। उसके अलावा एल्बुमिन का एक ही काम नहीं है, एल्बुमिन के और भी काम है। एल्बुमिन काफ़ी बार क्या करता है कि काफ़ी सारे हार्मोन के साथ, काफ़ी सारी दवाइयों के साथ जोड़ के उनको ट्रांसपोर्ट करता है। अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। तो ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को, जैसे थायराइड हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ स्टेरॉइड। व्हाट आर द स्टेरॉइड? स्टेरॉइड बेसिकली फैटी मॉलिक्यूल, जो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, फैटी हार्मोन्स। अरे हार्मोन यार देख, या तो विटामिन के बनते हैं जो कि इतना बड़ा पोर्शन नहीं है तो उसको हटा। विटामिन मेनली दो चीज़ों के बनते हैं, या तो विटामिन प्रोटीन का बनेगा या विटामिन फैट का बनेगा। अगर विटामिन प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो अगर विटामिन अगर हार्मोन प्रोटीन का बना है, इट मीन्स एमिनो एसिड का बना है, उसको साइड कर। अगर हार्मोन एमिनो एसिड की जगह फैटी एसिड का बना है, इट मीन्स फैट का बना है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड्स आर नथिंग, स्टेरॉइड्स आर जस्ट फैटी हार्मोन। गॉट इट? सो स्टेरॉइड हो गए, कुछ ड्रग्स हो गई, कुछ फैटी एसिड्स हो गए, इनको सबको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कर सकता है एल्यूमिन। इनको जस्ट अपने साथ बाइंड करता है, जस्ट ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ भी पहुँचाना। कुछ एक पॉइंट जस्ट रिमेंबर देखते हैं यहाँ पर, कुछ मैंने पॉइंट नोट किया कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क रिच इन फैटी एसिड, ब्रेस्ट मिल्क में फैटी एसिड बहुत होता है। दैट फैटी एसिड बाइंड विथ एल्बुमिन बाय द रिप्लेसिंग बिलिरुबिन दैट कॉजेज द ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। बिलिरुबिन एक सब्सटेंस है जो हीमोग्लोबिन के टूटने पे बनता है। एल्बुमिन उस बिलिरुबिन को पकड़ता है, लिवर में पहुंचाता है, और लिवर उसको बाइल में चेंज कर देता है, इंटेस्टाइन से और यूरिन से बाहर निकाल देता है। अब इंटरेस्टिंगली हो क्या रहा है यहाँ पर, केस सिनेरियो समझने वाली बात क्या है कि छोटे बच्चों में जब जैसे पैदा हो रहा है नवजात, उसमें जॉन्डिस हो जा रहा है। उसकी माँ पूछ रही है भाई जॉन्डिस कैसे हो गया, वो तो डॉक्टर उसको बता रहा है कि यार आपका दूध पीने से जॉन्डिस हो गया। अब बोले दूध पीने से जॉन्डिस पी लिया कैसे हो सकता है, बच्चा पीला कैसे पड़ सकता है। सोचने वाली बात यह है कि जब ब्रेस्ट मिल्क उसने पिया, हर किसी को नहीं हो रहा होता, लेकिन जस्ट थॉटफुल कन्वर्सेशन है कि बट उस ब्रेस्ट मिल्क में फैटी एसिड का नंबर ज़्यादा है, फैटी एसिड बहुत है। तो जैसे ही फैटी एसिड ब्लड में पहुँचा तो जो बिलिरुबिन था उसकी जगह इस एल्बुमिन ने उस फैटी एसिड को बाइंड कर लिया। तो अब एल्बुमिन तो यूज हो गया ना, एल्बुमिन फ्री एल्बुमिन है ही नहीं, क्योंकि जितना एल्बुमिन था वो बाइंड हो गया किसके साथ, फैटी एसिड के साथ। तो बिलिरुबिन अब फ्री घूम रहा है। नॉर्मली बिलिरुबिन को बाइंड हो जाना था किसके साथ, एल्बुमिन के साथ, लेकिन अब बिलिरुबिन बाइंड नहीं हो रहा, तो बिलिरुबिन फ्री घूमेगा। जब फ्री बिलिरुबिन घूमेगा तो फ्री बिलिरुबिन ब्लड को छोड़ के बाहर निकलेगा, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सॉरी। जैसे ही बाहर निकलेगा तो बाहर निकल के कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू में जाएगा, तो वहाँ पे इकट्ठा होगा तो कलर देगा। क्या कलर देगा, पीला, बिकॉज जो बिलिरुबिन का कलर पीला है तो दैट इज जॉन्डिस। सबसे पहले कहाँ कलर देगा, ऑब्वियसली आँखों में। यार आँखों का कलर वाइट है, तो अगर उसमें कोई भी अगर हल्का सा भी कुछ कलर आएगा तो वो दिखेगा ना। दिस इज कॉल्ड द इक्टेरस। जब येलो कलर का जॉन्डिस, येलोइश जॉन्डिसनेस जब आपको आंखों में दिखने लगे, दिस इज कॉल्ड इक्टेरस। और कभी कभी ब्रेन में भी इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कर्निक टेरस। कर्निक, KERNICTIUS, कर्निक टेरस। तो इक्टेरस एंड द कर्निक टेरस आर बेसिकली टू टर्म एसोसिएटेड विथ योर जॉन्डिस वाला पार्ट।
तो जस्ट एक अभी अभी मैंने जो टॉपिक बताया दैट वाज द ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के बारे में, ये जस्ट कैसे वर्क कर रहा है वो समझ में आना चाहिए। एल्बुमिन ऑल्सो एक्ट एज द बफर सॉल्यूशन एंड मेंटेन द पीएच। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन जो अगर पीएच कम होने लगे तो उसे बढ़ा देगा और पीएच बढ़ने लगे तो कम कर देगा। दिस इज सिंपली बफर सॉल्यूशन। तो ब्लड जो है बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। बॉडी में जब भी पीएच कम होने लगेगी, ज़्यादा होने लगेगी ना, ये मैनेज कर देगा। ये एल्बुमिन का काम है। तो एल्बुमिन करता है काम, ठीक है। एल्बुमिन के बारे में 2-3 पॉइंट ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैक्सिमम पार्ट जो वो किसका है, तीनों टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन का। दूसरी चीज़ आती है ग्लोबुलिन, एंड द ग्लोबुलिन इज द 35% पार्ट। ग्लोबुलिन 3 टाइप का ग्लोबुलिन होता है। 3 टाइप का माने कि इसके अंदर प्रोटीन जो है उसमें चेंज कैसी है। प्रोटीन जब बनता है तो वही एमिनो एसिड से बनता है ना, और एमिनो एसिड में 20 टाइप के 21 टाइप के एमिनो एसिड है। तो आप कौन सा एमिनो एसिड कितने नंबर पे लगा रहे हो और कितने एमिनो एसिड की चेन बना रहे हो, उसके टाइप पे अलग अलग टाइप का प्रोटीन हो जाएगा ना। लाइक अगर मैंने एक 20 एमिनो एसिड का चेन बनाया, एक 40 एमिनो एसिड का चेन बनाया, तो वही 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन हो गए। लेकिन मैंने एक 20 एमिनो एसिड का चेन बनाया, दूसरा भी 20 एमिनो एसिड का चेन बनाया, तो इसका मतलब सेम प्रोटीन है? नहीं, हो सकता है उसमें सीक्वेंस अलग हो, कि कहीं पर किसी और एमिनो एसिड की जगह कोई और एमिनो एसिड लग रहा हो। तो इस टाइप से मैंने बोला कि जो ग्लोबुलिन है वो 3 टाइप के होते हैं, गामा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और अल्फा, बीटा एंड द गामा ग्लोबुलिन। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा ग्लोबुलिन। अब इन तीनों के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अल्फा ग्लोबुलिन का एक एग्जांपल है सेरुलोप्लाज्मिन। व्हाट इज सेरुलोप्लाज्मिन? सेरुलोप्लाज्मिन का सिंपल काम है कि भाई जो आपने डाइट में, अगर आपकी डाइट में कॉपर आ गया तो इस कॉपर को पकड़ेगा ये प्रोटीन, कॉपर को फ्री नहीं छोड़ना है, इस कॉपर को ये पकड़ेगा और जहाँ भी पहुँचाना है, जहाँ भी स्टोर करना है वहाँ पहुँचा देगा। अगर कॉपर को मैंने फ्री छोड़ा है तो कॉपर बाहर या ब्लड वेसल से बाहर निकल के किसी भी ऑर्गन में घुस जाएगा जो मेरे को पहुँचाना नहीं है, मेरे को उसको लिवर पहुँचाना है। तो ये काम कौन करेगा? सेरुलोप्लाज्मिन। कौन करेगा? सेरुलोप्लाज्मिन। तो सेरुलोप्लाज्मिन का काम क्या है? सिंपली कॉपर को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट कॉपर। लेकिन एक डिजीज़ कंडीशन आती है और उस डिजीज़ कंडीशन में जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से वो जीन ही एब्सेंट है जिसकी वजह से सेरुलोप्लाज्मिन बनता है। तो इस पर्सन में, इस डिजीज़ में सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा, और अगर सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बढ़ेगा, कॉपर तो खाएगा ना, तो कॉपर इसकी बॉडी में बढ़ने लगेगा और कॉपर बढ़ के इसके काफ़ी सारे पार्ट में, बॉडी के पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा, एंड दैट डिजीज़ इज कॉल्ड एज द बिल्सन डिजीज़। तो बिल्सन डिजीज़ कौन सा डिजीज़ है? बिल्सन डिजीज़ में बेसिकली सेरुलोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी है, और सेरुलोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी से कॉपर का एक्सेस हो गया। बिकॉज ऑफ कॉपर का एक्सेस क्यों हो गया? भाई कॉपर को पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, तो कॉपर जहाँ मर्जी आ रही, लाइक हार्ट में घुस गया तो हार्ट में वजन बढ़ा देगा, कॉपर इकट्ठा हो गया, हार्ट का साइज़ बढ़ा देगा, हार्ट का फंक्शन ख़राब कर देगा। किसी भी भाई मेटल को, किसी भी मॉलिक्यूल को कहीं जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं होना चाहिए ना, बात खत्म। तो ये मैंने गामा ग्लोबुलिन का एक एग्जांपल। और भी कोई गामा ग्लोबुलिन है क्या? डेफिनेटली है। जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो काफ़ी सारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो भी गामा ग्लोबुलिन टाइप के होते हैं। और जो एंजियोटेंसिनोजन करके एक एंजाइम है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, ये भी गामा ग्लोबुलिन ही है, प्रोटीन ही है। कुछ टाइप के बीटा ग्लोबुलिन भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखें ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन का काम है आयरन को ट्रांसपोर्ट करना ब्लड में, नाम से समझ रहे हैं, फेरिन, फेरी, एफी आयरन। तो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन कौन सा है? ट्रांसफेरिन। ओके। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी जो है बीटा वाले हो सकते हैं। गामा ग्लोबुलिन का एग्जांपल देखें तो गामा ग्लोबुलिन ना सारे के सारे आईजी बनाते हैं। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो इम्यूनिटी देते हैं भाई। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, गमदे के नाम से याद रखेंगे आप इन्हें। किस नाम से? खुशियाँ दे ना दे पर मुझे तू गम दे, तो इस गमदे के नाम से आपसे याद रखें, GAMD। कितने टाइप के IG होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन होते हैं 5 टाइप के, IgG, IgA, IgM, IgD एंड द IgE। IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबिन। दैट ग्लोबुलिन इज बेसिकली दैट ग्लोबुलर वाला पार्ट। ये हमने डिस्कशन किया प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। सिंपली यहाँ पर एक बात याद रखें, कीप इन माइंड कि ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द लिवर। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है वो कहाँ बनते हैं? लिवर में। चाहे वो एल्बुमिन हो, चाहे वो ग्लोबुलिन हो, सारा लिवर में बने। तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि अगर कभी भी लिवर की डिजीज़ होगी तो प्रोटीन डीअरेंज होंगे, प्रोटीन डीअरेंज होंगे। क्यों बनेंगे? नहीं ना भाई, लिवर का प्रॉब्लम। एक्सेप्ट एक गामा ग्लोबुलिन, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन कहाँ बनते हैं? प्लाज्मा सेल्स में। कौन सी सेल्स में? प्लाज्मा सेल्स में।
प्लाज्मा सेल्स कहाँ होती है? तो बोन मैरो में ऑब्वियसली। प्लाज्मा सेल्स आर बोन मैरो का सेल्स, क्योंकि यही इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यही गामा ग्लोबुलिन क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। यही तो है जो फाइट करेंगे किसके साथ? एंटीजन के साथ। अरे यही तो एंटीबॉडीज है दादा, यही आईजीजी तो एंटीबॉडी है, आईजी तो एंटीबॉडी है। तो जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स, गामा टाइप के जो ग्लोबुलिन्स है, आईजीज जो है, ये कहाँ बनते हैं? प्लाज्मा सेल्स में। कहाँ बनते हैं? प्लाज्मा सेल्स। इसके रिगार्डिंग हम कैंसर भी पढ़ेंगे, प्लाज्मा सेल का कैंसर। अब वो प्लाज्मा सेल के कैंसर की वजह से जो इम्यूनोग्लोबिन से उनका नंबर बढ़ता है बॉडी के अंदर। सिंपल, बहुत बढ़िया। यहीं पर अगर हम एक इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्रोसेस है इसमें हम जितने भी ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन से उनको एक सैंपल पे डालते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। प्रोटीन के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, वही पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल प्रोटीन, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम इसे एक सीट के ऊपर रखते हैं, उस सीट के एक साइड में पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है? प्रोटीन डिरेंज होते होते अपनी कॉलम बना लेता है और उस कॉलम जितना कॉलम है ग्राफ उतना बढ़ाएगा। जब हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्लाज्मा प्रोटीन के 5 बैंड बनते हैं। 5 बैंड कैसे बनेंगे? देखो, सबसे पहले बैंड बनेगा एल्बुमिन का, जो सबसे बड़ा होगा, बिकॉज भाई सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन। उसके अलावा उसके बाद देखो उससे बड़ा बैंड कौन सा दिख रहा है? गामा का। तो गामा उससे ज़्यादा है। और ये सारे के सारे 5 बैंड किसके हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन के। तो पहले देखो एल्बुमिन, दूसरा देखो ग्लोबुलिन। ऑब्वियसली एल्बुमिन का बैंड बड़ा है और ग्लोबुलिन के बैंड छोटे हैं। हमने यही तो डिस्कस किया था कि एल्बुमिन जो है वो ग्लोबुलिन से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? जब इसका रेशियो निकालोगे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो तो आएगा 1.7:1। दिस इज कॉल्ड एज द AG रेशियो, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। यानी कि ग्लोबुलिन की तुलना में एल्बुमिन 1.7 टाइम्स ज़्यादा है। 2 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स होता तो डबल हो जाता, ये 1.7 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे रेशियो डिक्रीज होता है, कितना रह जाता है? 1:1। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि प्लाज्मा कम नहीं होता, प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ती है, लेकिन ग्लोबुलिन जल्दी बढ़ जाते हैं, एल्बुमिन इतना जल्दी नहीं बढ़ पाता। तो ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबुलिन एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ एल्बुमिन, एल्बुमिन ग्लोबुलिन दोनों बढ़ रहे हैं, एंड ऑफ द डे बढ़ तो दोनों रहे, लेकिन जिस अमाउंट में एल्बुमिन को बढ़ना था उस अमाउंट में एल्बुमिन नहीं बढ़ पाता, लेकिन ग्लोबुलिन इतना बढ़ जाता, तो वो रेशियो बराबर आ जाता है। तो प्रेगनेंसी में रेशियो AG रेशियो कितना हो जाता है? 1:1। लेकिन नॉर्मली AG रेशियो कितना है किसी भी हेल्दी पर्सन में? 1.7 रेशियो। तो मतलब एल्बुमिन हमेशा ग्लोबुलिन से ज़्यादा होना चाहिए। ये नॉर्मल पैटर्न है। नॉर्मल पैटर्न में मैंने क्या बोला? ग्लोबुलिन 3 टाइप के हैं, देखो, अल्फा, बीटा एंड द गामा। अल्फा भी 2 टाइप के, अल्फा 1 एंड द अल्फा 2, वो भी मैटर नहीं कर रहा, आपको तो सिंपल याद रखना है ग्लोबुलिन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, अल्फा, बीटा एंड द गामा। उसमें ग्लोबुलिन में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो आप देख के बता सकते हो कि गामा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? एल्बुमिन, उसके बाद में गामा ग्लोबुलिन, देन अल्फा ग्लोबुलिन, देन बीटा ग्लोबुलिन। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। द टेक्निक इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। काफ़ी बार क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कहाँ पे आएगा? तो जो हम काफ़ी सारी डिजीज़ के अंदर देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का चार्ट बिगड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का ग्राफ बिगड़ जाएगा। जैसे कि मल्टीपल मायोलेमा के केस में एक डिजीज़ कंडीशन है जहाँ पर M स्पाइक आते हैं। क्या आते हैं? M स्पाइक आते हैं। M स्पाइक मतलब एक अलग ही टाइप का आपको स्पाइक दिखेगा और ये स्पाइक M का होगा। क्यों M का होगा? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटीन बनने लगते हैं। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन ही चेक करना है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन बनती होगी, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज द M प्रोटीन। क्योंकि कैंसर है, मल्टीपल मायोलेमा इज इन कैंसर, और कैंसर है तो कैंसर में तो चीज़ें बढ़ेगी भी, और यहाँ पर जो बढ़ेगा वो प्रोटीन बढ़ेगा। और कौन सा प्रोटीन बढ़ेगा? M प्रोटीन। तो मैं अभी की अभी एक चीज़ आपको समझा पा रहा हूँ कि मल्टीपल मायोलेमा में जो प्रोटीन बढ़ता है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज द M प्रोटीन। बहुत सिंपल है, याद रखना। आई थिंक M से मल्टीपल मायोलेमा, M से M प्रोटीन। और जब M प्रोटीन को आप ब्लड में चेक करोगे तो आपको M प्रोटीन ज़्यादा दिखेगा, लेकिन एल्बुमिन से ज़्यादा इतना कोई दिखना चाहिए कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल कंडीशन, और ये इंडिकेट कर रहा है किसको? मल्टीपल मायोलेमा को। कोई दिक्कत? डेफिनेटली नहीं। दूसरा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा? हाइपो एल्बुमिनिया विथ अल्फा 2 ग्लोबुलिन स्पाइक। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैंने बोला किडनी का डिसऑर्डर है। किडनी के डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पर एल्बुमिन यूरिन में निकल रहा है, और यूरिन में निकल रहा है तो एल्बुमिन का आएगा, कम आएगा, लेकिन ग्लोबुलिन नहीं जा रहा होता, ग्लोबुलिन का साइज़ बड़ा है, तो आप क्या देखोगे कि अल्फा जो ग्लोबुलिन है उसका स्पाइक आ जाएगा, बॉडी इसको बना लेगी, कोई बात नहीं भाई, ये नहीं है तो ये बढ़ जाए। काफ़ी सारे इन्फेक्शन के केस में आप देखोगे कि ग्लोबुलिन बढ़ जाते हैं,
क्योंकि ग्लोबुलिन आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं ना, इन्फेक्शन से बचाते हैं ना। IgG जैसे कि हमने बोला था, IG इम्यूनोग्लोबिन जितने भी हैं, तो ग्लोबुलिन तो होते हैं, तो आपको हो सकता है ग्लोबुलिन के स्पाइक मिले, क्योंकि इन्फेक्शन में बॉडी क्या करती है, कंपोजिट करने के लिए बढ़ा लेती है अपने आप को, दैट्स इट। ये हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिस्कस किया। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो आप मेरे से डिस्कस करें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, या फिर किसी भी तरह से मेरे से कांटेक्ट करके। बहुत बढ़िया। कुछ और प्रोटीन भी प्लाज्मा में होते हैं, 3 मेजर, आपने याद 3 ही रख, लेकिन कुछ मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक हेप्टोग्लोबिन करके एक प्रोटीन है, ये क्या करता है, जितना भी फ्री हीमोग्लोबिन है उसको बाइंड करता है अपने साथ। हीमोग्लोबिन फ्री नहीं घूमना चाहिए, हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ रहता है, RBC के अंदर। फ्री हीमोग्लोबिन बहुत डेंजरस है, तो फ्री हीमोग्लोबिन अगर घूम रहा है तो उसको कौन बाइंड करेगा, हेप्टोग्लोबिन, याद रखें। हेमोपेक्सिन क्या करता है, हिम को ट्रांसपोर्ट करता है। हिम क्या है भाई, हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट है, एक हिम वाला पार्ट है, आयरन वाला पार्ट, और एक दूसरा ग्लोबिन वाला पार्ट। तो हिम वाले पार्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, हेमोपेक्सिन का। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन भी है जो विटामिन ए को बाइंड करेंगे, विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल, तो रेटिनॉल ए बाइंडिंग प्रोटीन किसको बाइंड करता है, विटामिन ए को। सच एज थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, समझ में आ रहा होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन को बाइंड करेगा। और एक एक्यूट फेज प्रोटीन्स भी होते हैं। व्हाट आर द एक्यूट फेज प्रोटीन, जो एक्यूट कंडीशन माने इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेशन चाहे वो इन्फेक्शन से हो या किसी और वजह से हो। देखिए इन्फ्लामेटरी कंडीशन में जो प्रोटीन बढ़ते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एक्यूट फेज प्रोटीन, जैसे कि CRP। बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे टेस्ट आप देख रहे होते हैं जहाँ पर CRP टेस्ट कराता है डॉक्टर। दैट CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, लिवर बनाता है। कौन बनाता है, लिवर। तो इन्फेक्शन के केस में CRP की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर CRP मेरे को नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा मिल रहा है तो मैं अज्यूम करके चलूँगा कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इज दैट क्लियर, दैट्स इट, दिस इज अबाउट CRP, दिस इज कॉल्ड एज द एक्यूट फेज प्रोटीन। तो कब बढ़ रहा होगा ये, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में। कोई भी एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन में CRP बढ़ा हुआ है, तो मैं अगर CRP, मैंने ब्लड टेस्ट कराया, मेरे को CRP बढ़ा हुआ मिला, डॉक्टर को अगर CRP बढ़ा हुआ मिला, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे, ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि पेशेंट को इन्फेक्शन बॉडी में कहीं ना कहीं, एक्यूट इन्फ्लामेशन कहीं ना कहीं है। जब हम इम्यूनोग्लोबिन की बात कर रहे थे तो फटाफट से इम्यूनोग्लोबिन का एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन जो है गामा टाइप के ग्लोबुलिन्स होते हैं, जो कि कहाँ पे बनते हैं, प्लाज्मा सेल में। बाकी टाइप के जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन थे वो कहाँ बन रहे थे, लिवर में। और ये 5 कैटेगरी होती है जिनको हम गम दे करके पढ़ सकते हैं, जिसमें IgG A M D E। इनके बारे में एक 2 बातें देखो। जी की 4 सब क्लास होती है, 4 टाइप का जी होता है IgG, G1 G2 G3 एंड G4। इस तरह से याद रखना है कि इस फॉर्मेट में चलना है। इस फॉर्मेट में चलने का क्या फ़ायदा है कि मैक्सिमम जो है अमाउंट में वो IgG होता है, और मिनिमम कौन सा होता है, IgE। ये क्या है, ये मैक्सिमम है, और ये क्या है, मिनिमम है। अमाउंट में मैक्सिमम कौन है, IgG, और मिनिमम कौन है, IG। तो सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा IgG, उससे कम IgA, उससे कम IgM, उससे कम IgD, उससे कम IgE। लेकिन IgG तो खुद 4 टाइप का है, IgG1 IgG2 G3। उसमें भी कैसे याद रखेंगे, सिंपल है, इस फॉर्मेट में चलो। इस फॉर्मेट में चलने में कैसे, सबसे ज़्यादा कौन सा, G1, मैक्सिमम कौन, G1, और मिनिमम कौन सा है, G4। ओके, तो मैक्सिमम, ओवरऑल मैक्सिमम कौन सा है, G1। कैसे भी चेक कर लो, अगर आपको ऑप्शन में मिले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इन मैक्सिमम इन अमाउंट, तो आपको IgG A M D E मिले तो आप G क्लिक कर दोगे। लेकिन G1 G2 G3 G4 ऑप्शन मिले तो आप क्या बोलोगे, अरे सारे IgG मैक्सिमम होते हैं, उस केस में आपने G1 आंसर करना है। ओके, तो मैक्सिमम 80% ऑफ ओवरऑल एंटीबॉडी, जितनी भी एंटीबॉडीज है उसका 80% पार्ट तो IgG होता है। सिंपल है, सिंपल। उसके अलावा G2 जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाता है। देखो मदर के रिलेशन में ना, मदर के रिलेशन में हम जब देखते हैं तो 2 एंटीबॉडी का डिस्कशन हमारे पास होता है। एक होता है IgA का और दूसरा होता है IgG का। IG जो A है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, और IgG जो है वो मदर की प्लेसेंटा से निकल के जो है बच्चे के पास पहुंचाती है। तो हम 2 एंटीबॉडी का डिस्कशन कर रहे हैं। एक एंटीबॉडी AG, कैसे याद रखेंगे, AG। राजस्थानी में कल्चर है भाई, इंडिया में हिंदी में कल्चर है कि वो जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को AG कह के बुलाती है, तो आप AG से ऐसे याद रखें, A को पहले फिर G को नीचे। A मांझे ब्रेस्ट मिल्क में जो प्रेजेंट है, IgA जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, और IgG जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके निकल के जाती है। तो बच्चे को 2 एंटीबॉडी माँ से मिलती है, कौन कौन सी, IgA और IgG। ए ब्रेस्ट मिल्क से मिलेगी और IgG किससे मिलेगी, प्लेसेंटा से। अब मैंने वापस से बोला कि G तो 4 टाइप के, G1 G2 G3 G4। प्लेसेंटा को जो क्रॉस करती है वो कौन सी करती है, G2। G2 बेसिकली गामा, G स्टैंड फॉर गामा। अरे भाई G इज़ गामा, एल्फा, मेगा, डेल्टा, ईटा, ये सब प्रोटीन की चेन्स के नाम है। जस्ट वैसे ही रैंडमली ABCD नहीं लिखती है। ओके, बहुत बढ़िया।
सो तो इसमें G2 कैसे याद रखेंगे, मदर और बच्चा 2 लोग होते हैं तो G2 से याद रखेंगे, है ना। 2 इज़ 2 लोग, 2 लोग मतलब प्लेसेंटा क्रॉस करवाओ, AG से याद हो जाएगा, A इन द G, A इन ब्रेस्ट मिल्क इन द G इन प्लेसेंटा। तो ये 2 एंटीबॉडी है जो मदर से किसको मिलती है, चाइल्ड को मिलती है, बच्चे को मिलती है। अभी डिस्कशन किया था IgA ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होगा, क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है। और IgM इज़ लार्जेस्ट, M से याद रखेंगे, M स्टैंड फॉर मेगा, इमेजिन करके चलो, M स्टैंड फॉर मेगा या फिर मोटा, तो मोटे से लार्जेस्ट जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, IgM, क्योंकि इसकी एक ही एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में 5 एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है, कितने की, 5। तो भाई 5 का कॉम्प्लेक्स अगर आप बनाओगे वो तो बड़ा होगा ना, तो दैट्स वाई इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, पेंटामेरिक। कैसी स्ट्रक्चर है, पेंटामेरिक। पेंटामेरिक मांझे इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, IgE के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स होता है, दैट्स व्हाट इज़ पेंटामेरिक। ये जस्ट यहाँ का टॉपिक नहीं है बट डिस्कशन में आ रहा है तो बात करनी चाहिए। IgD के बारे में कोई खास बातें अभी नहीं समझनी। IG इज़ मिनिमम इन नंबर, हमने पहले ही बोला था, इस तरह से फ्लो को याद रखेंगे। टाइप 1 जब हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस होती है तो उसमें कौन बढ़ता है, IgE। कैसे याद रखेंगे, E स्टैंड फॉर एलर्जी, नॉट A स्टैंड फॉर ऑल्सो स्टैंड फॉर एलर्जी, बट आपने याद रखना E से एलर्जी। तो जब एलर्जिक रिएक्शन होगी, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन 2 टाइप की होती है, हाइपर सेंसिटिविटी 2 टाइप की होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें कौन बढ़ता है, IgE। और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन अगर है बॉडी के अंदर, पैरासाइट का इन्फेस्टेशन अगर है तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी कौन बढ़ रहा होगा, IgE बढ़ रही होगी। आगे डिस्कशन कर लें, ठीक है। थोड़ी बहुत पिक्चर्स देख लेते हैं। अभी पिक्चर्स हम देखें तो ये सिंपली समझ में आ रहा होगा कि 55% प्लाज्मा वाला पार्ट है जो मोस्टली वाटर है, 92%। उसके अलावा प्रोटीन से मेजर तो कौन सा, एल्बुमिन है, वही कि 60% जो है एल्बुमिन। AG रेशियो मैंने आपको 1.7 रेशियो 1 के साथ मैंने समझाया था। लेस देन 1% बीच में बफी कोट्स आता है, बफी कोट्स में अगर मैं इसमें प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट्स आ जाती है। बाकी मैक्सिमम 45% पार्ट कौन है, इरेथ्रोसाइट्स है। ये कैसे बना, जब मैं ब्लड को लूँगा एक बाइल के अंदर और बाइल में लेने के बाद उसे मशीन में डालूंगा, उस मशीन का नाम होगा सेंट्रीफ्यूग मशीन। और उसमें जब सेंट्रीफ्यूग करूँगा मतलब तेज़ी से इसे घुमाऊंगा मैं, RPM रोटेशन पर मिनट, जिसको मैं 3 से 4000 RPM पे जब घुमाऊंगा तो ये ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। लाइक हैवी वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और लाइट वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा। लाइट में क्या होगा, प्लाज्मा भी लाइट होगा, सेल्स तो हैवी होगी ना। सेल्स में कौन कौन सी, भाई देखो WBC सेल्स है, प्लेटलेट सेल्स है और RBC सेल्स है। कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जब आगे पढ़ेंगे तो आप मेरी तरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और प्रोटीन्स है, बहुत बढ़िया। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लें कि इफ़ वी लीव प्लाज्मा फॉर सम टाइम द क्लॉटिंग फैक्टर गेट यूज्ड एंड द रिमेन पार्ट इज कॉल्ड एज द सीरम। ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर और है, फाइब्रिनोजन देखा ना, फाइब्रिनोजन तो एक ऐसे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर भी है। तो अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो जाएंगे थोड़ी देर में तो जो बचेगा वो दैट इज कॉल्ड द सीरम। तो बेसिकली आपने सिंपल याद रखना है, लेट मी सम ऑफ द थिंग्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड इज बेसिकली ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा इज ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स निकाल दो तो प्लाज्मा बचता है। तो व्हाट अबाउट सीरम, सीरम अगर प्लाज्मा में से अगर आप प्रोटीन्स भी निकाल दो, कौन से प्रोटीन, जो कोएगुलेशन के प्रोटीन है, इट मीन्स ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स है, या तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोल दो या फिर आप बोल दो कि ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स है, अगर आप उन्हें निकाल दो तो सीरम बचता है। और हम जो टेस्ट करते हैं वो सीरम से करते हैं, ना कि प्लाज्मा से। एंड दैट डिपार्टमेंट इज सीरोलॉजी डिपार्टमेंट। इज दैट ग्रेट, दैट्स इट। यहीं पर मैंने एक चीज़ लिखी, यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल सर्कमस्टांसेस बट यू कैन कंट्रोल योर ओन थॉट्स। कि आपके आसपास की चीज़ें कैसी हैं वो तो बदलना आपके हाथ में है नहीं, ना मेरे हाथ में ऑब्वियसली, बट अपने थॉट्स को तुम चेंज कर ही सकते हैं ना, कि भाई उस सर्कमस्टांस में मेरे को अपने आप को जो है कितना भटकना है, कितना इनपुट अपने आप को देना है। थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द येले फिजियोलॉजी। ब्लड का सिंथेसिस, ऑब्वियसली ब्लड का सिंथेसिस कॉल्ड एज द हेमेटोपोइसिस। देखो जब भी वर्ड आए ना, पोइसिस, पोइसिस मतलब होता है बनना, और हम ब्लड जब बना रहे हैं तो दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज द हेमेटोपोइसिस। हेमेटा मीन्स ब्लड, पोइसिस मतलब बनाना, तो हेमेटोपोइसिस इज ब्लड का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। अकेला फॉर्मेशन करके क्या करोगे भाई, ब्लड का बन गया तो उसे डेवलप भी तो करना है, डेवलप जब हो गया तो मैच्योर करना है। तो 3 चीज़ें हैं कि ब्लड सेल्स का पहले फॉर्मेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट हो जाने के बाद मैच्योर जब हो जाएगी, मैच्योर जब ब्लड सेल्स बन जाएगी, दिस इज ऑल इज कॉल्ड एज द हेमोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस की साइट क्या डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है। अकॉर्डिंग टू एज जो है अलग अलग डेवलपमेंटल एज में अलग अलग साइट्स होती है। जैसे कि अगर हम एम्ब्रियो में डिस्कस करें, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है भाई, कि जो बच्चे का कंसेप्शन हुआ है अभी मदर के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो जो शुरू के 3 वीक की जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ है, गर्भाशय के अंदर शुरू के 3 वीक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो।
और एम्ब्रियो में जो ब्लड बन रहा होता है वो कहाँ बनता है, योग सैक में। याद रखें, मदर का ब्लड मदर के पास रहता है, बच्चे का ब्लड बच्चे के पास रहता है। मदर का ब्लड बच्चे के पास नहीं जाता, बच्चा अपना ब्लड खुद बनाता है। तो एम्ब्रियो क्या है, लाइफ का शुरू का 3 वीक, और उस टाइम पे जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, योग सैक में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट साइट जो है एम्ब्रियोनिक पीरियड में वो कौन है, योग सैक है। उसके बाद में फीटस हो जाता है। फीटस तो बाद की 3 वीक के बाद की स्टेज सारी फीटस ही है। तो फीटस में जो है बन रहा होता है लिवर से और स्प्लीन से। किससे बनता है, लिवर से और स्प्लीन से। मेजर पार्ट लिवर से बनता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा साइड से दिखाया। लिवर में बनना चालू हो जाता है 12 वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन IUL मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ के 12वें वीक मतलब चौथे महीने से। और ये मेन साइट होती है। अगर आपसे कोई एक आंसर पूछे ना कि यार बच्चे में इंट्रा यूटेराइन लाइफ में मेनली, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में मेनली फीटस में मेनली जो है ब्लड कहाँ बनता है, तो आपने लिवर आंसर करना है, स्प्लीन आंसर नहीं करना। स्प्लीन भी है लेकिन स्प्लीन आंसर नहीं। आपको पूछा जाए कहाँ कहाँ बनता है तो आप लिवर भी बताओगे, स्प्लीन भी बताओगे, योग सैक भी बताओगे, बट मेजर आपने क्या बताना है, स्प्लीन की जगह लिवर बताना। ओके। बॉन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन्स। उसके अलावा भाई फीटस में जो बॉन मेरो वाला पार्ट है उसमें बनना चालू हो जाता है 20th वीक से। तो 20th वीक से पहले ना व्हाट इज़ बॉन मेरो, उसका डिस्कशन हम करेंगे। साइड में आ जाओ। देखो दादा, ये बॉन मेरो वाला पार्ट है ना। व्हाट इज़ बॉन, बॉन के मेरो यानी कि इनर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज द बॉन मेरो। बॉन मेरो का अमाउंट अलग अलग है। बर्थ पे एडल्ट में, बर्थ में 70 ml है और एडल्ट में 4000 ml तक हो जाता है। बॉन सॉलिड स्ट्रक्चर है, वी ऑल नो दैट, बट अंदर से स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्जी है तो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, एंड दैट फ्लूइड सेल्स इज कॉल्ड एज द बॉन मेरो। 3 बॉन को कंपेयर करो। यहाँ पर मैंने ये फीटस की बॉन बनाई है और ये एडल्ट की बॉन बनाई है, और ये उसके बीच में कहीं स्टेज होगी, फीटस से एडल्ट के बीच में। जब मैं देख रहा हूँ तो इस फीटस की बॉन में पूरा बीच वाला पार्ट मुझे रेड दिख रहा है। ये बॉन मेरो पूरा का पूरा है। ये बॉन मेरो इसमें भी है, ये बॉन मेरो इसमें भी है, और यही बॉन मेरो इसमें भी है। लेकिन ख़ास बात क्या है, ये जो बॉन मेरो है बच्चे फीटस की पूरी बॉन में है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ये बॉन मेरो कम होता जा रहा है, और कम होकर कहाँ रह गया, केवल हेड वाले पार्ट पे। तो बीच में क्या आ गया, बीच में कुछ येलो पार्ट आ गया। तो बेसिकली बॉन मेरो 2 टाइप का होता है। कौन सा, एक जो रेड दिखाई दिया दिस इज कॉल्ड द रेड बॉन मेरो, और जो येलो दिखाई दिया ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड द येलो बॉन मेरो। मैंने ऑरेंज से बनाया बिकॉज अब येलो दिखता नहीं। रेड बॉन मेरो हेमेटोपोइटिक ब्लड सेल्स का बना। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, स्टेम सेल वो सेल्स होती है जिनसे सब कुछ बनता है, स्टेम है वो। तो जो ब्लड बनाता है वो रेड होगा, तो ब्लड रेड होगा तो रेड बॉन मेरो। तो रेड बॉन मेरो बेसिकली ब्लड बनाता है। इसके अंदर हेमेटोपोइटिक मतलब ब्लड बनाने वाली स्टेम सेल्स होती है। येलो बॉन मेरो में क्या, तो येलो बॉन मेरो में फैट है सिंपली। ये कोई ब्लड सेल थोड़ा ना बना रहा है, तो एज के साथ डिपॉजिट होता जाता है बीच में। तो फैट को स्टोर करने का भी काम करती है बॉन, आज आपको न समझ लेना है। लेकिन ब्लड बनाने का काम बॉन में कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ हेड वाले पार्ट में, एडल्ट में। लेकिन फीटस की तो पूरी बॉन में होगा ना, फीटस की तो पूरी बॉन में होगा, बिकॉज फीटस की पूरी बॉन में रेड बॉन मेरो है। सिंपल, बहुत बढ़िया। अगर मैं न्यूबॉर्न का डिस्कशन करूँ, मतलब बच्चे का बर्थ जब हो गया है, तो बच्चे के बर्थ के बाद में रेड बॉन मेरो ऑफ लॉन्ग बॉन एंड द फ्लैट बॉन। ठीक है, बच्चे का बर्थ हो जाने के बाद में लिवर वगैरह में ब्लड नहीं बनता, वो बंद हो जाता है। सब कहाँ बनता है, केवल और केवल बॉन में। लेकिन एडल्ट में डिस्कस करोगे तो एडल्ट में कहाँ पे, लॉन्ग बोन्स के हेड पार्ट में, और फ्लैट बोन, जितनी भी बॉडी के फ्लैट बोन लाइक स्टर्नम है, क्लेविकल्स है, रिब्स है, या फिर पीछे की तरफ आप देखो जो वर्टिब्रल कॉलम्स है, उन सब के अंदर बनता है। इवन आपकी जो है सेरेब्रम जो है स्कल की बोन है उसमें बन रहा होता है, फ्लैट बोन्स में बनता है। लेकिन जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन के तो केवल हेड में बनेगा, क्योंकि वहीं पे रेड बोन में रहेगा। बीच में तो क्या आ गया, येलो बोन में। दैट्स इट, इज दैट ग्रेट। बट अदर मेम्ब्रेनस फ्लैट बोन्स हैव रेड बोन मेरो, सो दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। क्या क्या सच है, स्कैपुला आपकी फ्लैट बोन है, रिब है स्कैपुला, ये आपकी कंधे वाली बोन, रिब यहाँ की बोन हो गई आपकी, है ना, रिब्स सॉरी आपकी पसलियाँ जो है। क्लेविकल आप जानते ही हैं ऑब्वियसली, ये क्लेविकल, दैट 2 क्लेविकल बोन है। हिप की जो बोन्स है वो, वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है, द क्रेनियल जो बोन्स है आपके, क्रेनियम स्कल की जो बोन्स है, दीज ऑल बोन्स आर द फ्लैट बोन्स। दीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस, दीज ऑल्सो हैव द रेड बोन मेरो। तो ये भी ब्लड सिंथेसिस का काम करेगी, हेमेटोपोइसिस कर रही होगी। गॉट इट। इन फीटस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बोन मेरो एंड ब्लड cells produced take place in other organ known as the extra hemopoietic organ. ओके, तो बेसिकली हेमोपोइसिस रेड बोन मेरो में होना चाहिए। अगर आपसे कोई 1 वर्ड में पूछना कि ब्लड कहाँ बनता है, तो आपने आंसर करना है बोन मेरो, नहीं रेड बोन मेरो। बोन मेरो 2 टाइप का, लेकिन कभी कभार ब्लड जो है इन, तो मेन हेमोपोइटिक ऑर्गन कौन है, रेड बोन मेरो, बोन्स। लेकिन इसके अलावा भी तो बोन मेरो के अलावा भी तो और जगह ब्लड बना ना, तो दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा हेमोपोइटिक ऑर्गन्स।
एंड दीज एक्स्ट्रा हेमोपोइटिक ऑर्गन्स कौन से, जैसे कि स्प्लीन है, लिवर है, किडनी है, योक सैक है। तो इनमें कब बन रहा होता है, फीटस वाली लाइफ में। लेकिन याद रखें, एक सिंपल पॉइंटर बताता हूँ कि एडल्ट में अगर कभी बोन मैरो खराब हो जाए, बोन मैरो में ब्लड बनना बंद हो जाए, तो वापस से इन एक्स्ट्रा हेमोपोइटिक ऑर्गन में ब्लड बनना चालू हो जाता है। ये भी एक पॉइंट वाली बात है। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट हेमेटोपोइसिस। ओके, ये जस्ट चार्ट है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि फीटल मंथ अगर हम देखें 1 2 3 4 टू लेकर के 9 मंथ तक। ओके, 9 मंथ में अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो ब्लड है वो लिवर बना रहा होता है। तो मेन साइट क्या है फीटस में, लिवर है, लेकिन फर्स्ट साइट क्या है, योक सैक है। पहली बार बन के वहीं पे ख़त्म हो गया। स्प्लीन भी बना रहा होता है, ठीक है, लेकिन 20th वीक जैसे ही आता है, लाइक ऑलमोस्ट वैसे बच्चा पैदा होने वाला, बोन मैरो वाला टाइम है, तो बनना चालू तो 4th वीक पे ही हो गया। इतना कम बन रहा है, लेकिन बोन मैरो से सिग्निफिकेंटली बनना चालू होता है बर्थ के बाद में, जैसे कि टीबिया हो गया, फीमर हो गया, ठीक है, ये तो लॉन्ग बोन्स है, बट रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रा फ्लैट बोन्स, और लिम्फ नोड्स में भी थोड़ा बहुत बन रहा होता है, बट वो मेंशन करने वाली बात है नहीं। ओके, दैट्स इट। यहाँ तक मेरे को अगर बात समझ में आ गई हेमेटोपोइसिस के बारे में, तो यहाँ पर आपने समझना चलना है कि जो हेमेटोपोइसिस जब हो रहा है, तो हेमेटोपोइसिस में स्टेम सेल्स होती है, और यही स्टेम सेल्स डिवाइड होकर ब्लड बनाती है। तो सिंपल याद रखो कि बॉडी है 3 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। पूरी बॉडी में 3 टाइप की स्टेम सेल्स हो सकती है, जो अलग अलग टाइप की सेल्स बना सकती है। जैसे कि एक होती है टॉटीपोटेंट स्टेम सेल, एक होती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, और एक होती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। टॉटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो सेल्स है जिनको आप कुछ भी दे दो वो कुछ भी बना देंगे। भाई लिवर की सेल डिवाइड होकर लिवर की सेल बनाएगी ना, लेकिन टॉटीपोटेंट के साथ नहीं। टॉटीपोटेंट सेल बॉडी की कोई भी सेल बना सकती है डिवाइड होकर। प्लूरीपोटेंट सेल बहुत सारी सेल्स बना सकती है, और मल्टीपोटेंट सेल जो है वो एक टाइप की सेल्स बना सकती है। एक टाइप की मतलब एक कैटेगरी टाइप की सेल। फॉर द हेमोपोइसिस, रेड बोन मैरो में जो है प्लूरीपोटेंट टाइप की हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है। ये स्टेम सेल्स है, और यही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेम सेल्स क्या करती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक और एक दो। एक जो रहती है इन्हें डॉटर स्टेम सेल्स बोलेंगे, बिकॉज ये तो पेरेंट स्टेम सेल थी, डिवाइड होकर 2 बन जाएगी, तो इन्हें बोलते हैं डॉटर स्टेम सेल। ये जो डॉटर स्टेम सेल है, एक को तो फटाफट से पॉपुलेशन के लिए रख लेंगे ताकि ये डिवाइड होती रहे, और दूसरी जो है वो डिफरेंशिएट होना चालू करती है। तो यहाँ पर जो हुआ वो डिवीजन हुआ, और डिवीजन होकर यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गया। और डिफरेंशिएशन हो गया, क्या बोल दिया भाई, एक को तो बोल दिया कि यार आप तो डिवीजन करते रहो, क्योंकि स्टेम सेल अगर सारी में यूज कर लूँगा तो खत्म हो जाएगी ना। तो एक स्टेम सेल्स बची रहती है और एक डिफरेंशिएट होती है, और वो क्या करती है, अलग अलग टाइप की ब्लड सेल्स बनाती है। तो स्टेम सेल सारी है एक ही टाइप की, वही स्टेम सेल डिवाइड हो के काफ़ी टाइप की सेल्स बना लेगी। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है, प्लूरीपोटेंट, क्योंकि यही इसी सेल को, इसी स्टेम सेल को सोच के देखो, आपको WBC बनानी है, प्लेटलेट बनानी है, और इसी को RBC बनानी है। तो एक टाइप की सेल 3 टाइप की सेल बना रही है ना, एक टाइप की सेल 3 टाइप की सेल बना रही है, तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, दिस इज प्लूरीपोटेंट, दिस इज प्लूरीपोटेंट इन नेचर। सिंपल। तो लेट मी गिव यू दैट आइडिया जो बदल दे आपकी ज़िंदगी। क्या बदल दे आपकी ज़िंदगी कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है ये डिवाइड होकर 2 टाइप की सेल्स बनाती है, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। और ये माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल फर्दर डिवाइड होती है। जैसे कि माइलॉइड स्टेम सेल डिवाइड होकर बनाती है पहले ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट की CFU माने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये यूनिट है जो पूरी की पूरी कॉलोनी फॉर्म कर सकती है, ग्रेनुलोसाइट की और मोनोसाइट की। एक बनाती है मेगा कैरियोड इरेथ्रोइड CFU। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ग्रेनुलोसाइट बना ली है, इसका मतलब मैंने बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल 3 टाइप की WBC तो मैं बना चुका हूँ। समझ रहे हो आप? उसके अलावा मैंने एक मोनोसाइट बना ली है, तो 1 टाइप की WBC और बना चुका हूँ, मतलब 4 टाइप की WBC हो गई है। उसके अलावा देखो यहाँ पर मैं मेगा कैरियोड बना चुका हूँ, और इन मेगा कैरियोड से बनती है प्लेटलेट्स, तो इसका मतलब मैं प्लेटलेट्स भी बना चुका हूँ। तो प्लेटलेट किससे बनती है, मेगा कैरियोसाइट से। और एक बनी इरेथ्रोइड, और इरेथ्रोइड से मैं बना चुका हूँ RBC। तो सोच के देखो, RBC बनेगी, प्लेटलेट बनेगी, बची क्या सर, 1 WBC। और ये जो 1 WBC बनेगी वो किससे, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, और लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बना देंगे भाई, लिम्फोसाइट। यही लिम्फोसाइट आगे डिवाइड होकर 2 टाइप की सेल बनाती है, ऑब्वियसली B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। जो बोन मैरो में बनी, दिस इज कॉल्ड एज द B लिम्फोसाइट। और ये B लिम्फोसाइट मूव करती है, और मूव करके कहाँ जाती है, आपकी ग्लैंड में, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज द थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होती है, और जैसे ये मैच्योर हो जाती है तो इसकी वजह से इन्हें बोलने लग जाते हैं T लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कितने टाइप की होती है, 2, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट मैच्योर है, जब ये मैच्योर हो जाएगी थाइमस में तो क्या बन जाएगी, T लिम्फोसाइट। और T लिम्फोसाइट सेल्स ही बनाती है प्लाज्मा सेल्स।
इसके अलावा लिम्फोइड स्टेम सेल एक नैन के नेचुरल किलर सेल्स भी बनाती है जो आपकी इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ये मैंने आपको सिंपल बता दिया हेमेटोपोइसिस। नहीं समझ में, आप वापस 10 सेकंड पीछे 1 मिनट पीछे रिवाइज करेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके, मैं लेक्चर को लेंथी नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ ये रिकॉर्डिंग है, तो प्रिविलेज यही है भाई हमारे पास डिजिटलाइजेशन में फ़ायदा ही कि आप पीछे जाके वापस समझ सकते हैं ना। ओके, सो बेसिकली अब मैं इस टॉपिक को एंड करता हूँ। 1 घंटे हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 4 मिनट हो चुके हैं। सो ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज द हेमेटोपोइसिस। लेकिन अगर आप इरिथ्रोसाइट के डेवलपमेंट की बात करो तो इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोसाइट का ल्यूकोपोइसिस और प्लेटलेट का मेगा कैरियोपोइसिस, बिकॉज जो मेगा कैरियोसाइट से बनता है। पोइसिस का मतलब तो फॉर्मेशन हो गया। तो आई थिंक ये चारों टर्म आपने समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे। अरे हाँ ना करो। सो दैट्स इट बेसिकली। हम अगली क्लास के अंदर ऑब्वियसली हमारा जो है टॉपिक रेडी है, तो हम इरिथ्रोसाइट डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए जो है यहीं पर हम जो है इस क्लास को एंड करेंगे। तो आज का हमारा जो क्लास का मोटो जो था वो पर्पज़ कैसे जो है पूरा हो पाया, डेफिनेटली पूरा हो पाएगा। कैसे कि हमने जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड डिस्कस की, ब्लड का प्लाज्मा डिस्कस किया, जनरल बातें हमने कुछ हेमोपोइसिस और उसके बारे में की। बहुत सारे माइनर छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं। डेफिनेटली आप नोट्स के अंदर अपने प्रिजर्व करके रखेंगे इन चीज़ों को, दिमाग में तो प्रिजर्व रखना ही है। आप खुद पढ़ के रखें, किसी को पढ़ा दें, लर्न करें, रिपीट करें, बार बार खुद को पढ़ाने की कोशिश करें। बहुत जल्दी से आप आई थिंक इन चीज़ों को जो है कैच कर पाएंगे अपने लिए। एंड दैट्स इट। ओके, ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ पाता तो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर की तरफ नेक्स्ट क्लास के अंदर मूव करेंगे। टिल देन आई होप बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड गुड नाइट टू एवरीवन। ओके, बाय। इट्स मी पुनीत सिंघल।